नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट परिसर में यानी बाहर के हिस्से में क्या हो रहा है, अशोक होटल में जो आज इंडी अलायंस की बैठक हुई, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के की भी एक बैठक हुई थी जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। घटनाक्रम बहुत तेज हो चुका है और लोकसभा चुनाव में चूंकि बहुत कम समय बचा है, इसलिए ये घटनाक्रम ये राजनीतिक आपाधापी और इस राजनीतिक आपाधापी और स्कोर करने के फेर में जो गलतियां हो रही हैं, वो अस्वाभाविक बिल्कुल नहीं है। ये तो सब अपना-अपना चरित्र भी बता रहे हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, ये भी देश को बता रहे हैं और जो इनका कुल मिलाकर के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति और महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा के प्रति जो इनका आचरण रहा है और कई पीढ़ियों से रहा है, इंदिरा गांधी से ही अगर शुरू कर लें, तो उसके बाद राजीव गांधी का भी ऐसा ही आचरण रहा। मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे पर ही हड़का देना और ऐसा हड़काना कि मुख्यमंत्री जार-जार रोएँ, ये आचरण इन लोगों का रहा है। तो ये किसी उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को क्या समझेंगे और किसी प्रधानमंत्री को, भले ही वो इनकी अपनी पार्टी का क्यों ना हो, जब वो अमेरिका की यात्रा पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसको याद नहीं है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने क्या किया था। एक अध्यादेश उन्होंने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, तो दूसरे दलों के ऐसे प्रधानमंत्री का तो ये क्या सम्मान करेंगे जो इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं पिछले करीब-करीब 21-22 साल से, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी और अब 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी। जो कुछ हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए और जो कुछ होने वाला है उसकी भी थाह लेने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश सिंह। सीधे जुड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर, आपको, आपके सभी दर्शकों को। अविनाश जी, ये बताइए, ये तो बिल्कुल एकदम तुल गए हैं, इनमें तो होड़ लग गई है सारे विपक्षी दलों में कि हम हर हालत में 2024 में नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। वो अगर निकल भागने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं जाने देंगे। हर हालत में उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना है और हमें विपक्ष की ही राजनीति करनी है। इसके लिए एडामेंट दिखाई दे रहे हैं विपक्षी दल और उनके नेता। देखिए सर, मैं पहले भी आप ही के चैनल पे एक दो बार मैंने इस बात को कहा था कि दिसंबर आने दीजिए, फिर देखिएगा असली भगदड़ तो तब मचेगी जब ये 3-4 रात जहाज जाएंगे ये लोग। समस्या ये है कि आप मीडिया का एक धड़ा लेकर के किसी को प्रोजेक्ट तो कर लोगे, आप कुछ कुछ यूट्यूबर बने पत्रकारों को लेकर के वहां नरेशन तो सेट कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली वोट देना होता है पब्लिक को, और पब्लिक जब डिसाइड करती है तो फिर कोई डिसाइड नहीं करता है। आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से कुछ चैनलों ने कांग्रेस को लेकर के मध्य प्रदेश में प्रोजेक्शंस किया था, और हम और आप चर्चा किए थे जब सांसद लोगों को वहां पे चुनाव में उतारा गया था, तो हमने कहा कि सर ये तो बहुत अच्छा कर दिया बीजेपी ने कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो। तो एक तो ये तरीका है चीजों को समझने का। दूसरा ये तरीका होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं 28 जो इसमें इनके संगठन में है, जिसको एनडी अलायंस, इंडिया अलायंस ये लोग बोलते हैं, इनमें उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी स्ट्रेंथ कहां है। आप याद करिएगा सर, क्यों मैंने मध्य प्रदेश चुनाव का जिक्र किया, इसलिए जिक्र किया कि जब अखिलेश यादव से प्रेजेंटेशन लिया गया, अखिलेश यादव 6 सीट मांग रहे थे, 4 सीट पे सहमति बन गई थी, वो भी 4 सीटें नहीं दिया कमलनाथ ने नहीं दिया। राहुल गांधी अगर कह देते तो कमलनाथ की हिम्मत नहीं होती कि अखिलेश यादव को सीट नहीं देते, या सोनिया गांधी कह देती या प्रियंका गांधी कह देती, तो लेकिन नहीं दिया। लेकिन नहीं दिया ये एक अलग बात है, साथ के साथ
उन्होंने पत्रकारों से क्या किया? कौन अखिलेश वखिलेश? अखिलेश वखिलेश छोड़ो यार, दूसरी बात करो। अखिलेश वखिलेश भाई अगला भी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश राज्य का, और 5 साल मुख्यमंत्री रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। कमलनाथ की हैसियत जो है वो अखिलेश की हैसियत से कम ही है किसी भी मामले में अगर देखा जाए तो। लेकिन आपने इस तरीके से बोला, वो अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप अपने पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हो, बात वहां से खराब हुई। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो बड़ी मार्के की बात थी। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना है, बहुत चालू पार्टी है। मीटिंग में वो भी बैठे हुए हैं, समझिएगा सर, कांग्रेस को चालू बताने वाले भी मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब चालू कहां बताया? पर्दे के पीछे नहीं बताया, माइक पे बताया, पब्लिक के बीच में बताया। और अखिलेश की पार्टी का एक प्रवक्ता आईपी सिंह, उसने क्या क्या नहीं कहा राहुल गांधी के लिए, मतलब वैसा तो आज तक भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा था। जिस तरीके की गालियां, जिस तरीके की बातें, मंदबुद्धि, इटली चला जाना चाहिए था, 2019 इसीलिए हार गए, ये बड़बोलापन है इसके अंदर, ये है वो है, सारी चीजें बाद में ट्वीट डिलीट किया गया लेकिन पब्लिक तक पहुंच गया। दूसरी तरफ आप देखिएगा, ममता बनर्जी आज खड़गे को प्रोजेक्ट कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं कि राहुल का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं है। और केजरीवाल उससे भी पहले कह चुका है कि अगर 2024 में राहुल के नेतृत्व में चुनाव होगा तो मोदी जीत जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये दोनों लोगों के नेतृत्व को इसी गठबंधन के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, दो बड़े नेता अपने अपने प्रदेश के, विपक्ष के, ममता बनर्जी मोर पावरफुल किसी भी पार्टी से बंगाल में, और विपक्ष के नेता के नाते उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पावरफुल है। ठीक, कितनी सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे सेकेंडरी बात है। तीसरी बात समझिएगा, लालू प्रसाद यादव डेस्परेट हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। और चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं कि भैया पहले सीट जीत करके लाओ फिर प्रधानमंत्री तय होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि खड़गे जी की इतनी हिम्मत होगी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठे हुए हों और कोई दूसरे पार्टी का आदमी उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर ले या वो एक्सेप्ट कर ले। मतलब कि कहीं पे भी केमिस्ट्री नहीं है। और ममता बनर्जी ने जो दाव खेला है, वो दाव राहुल गांधी के उस दाव पे भी उल्टा पड़ेगा जो राहुल गांधी इस समय डफली बजा रहे हैं, 54%, 50%, 60% पिछड़ा वाला। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा करने का मतलब है कि कांग्रेस दलित प्रोजेक्ट करेगी। कांग्रेस जब दलित प्रोजेक्ट करेगी तो राहुल गांधी का पिछड़ा वाला जो हिसाब रहेगा लोग पूछेंगे। और उधर जो प्रधानमंत्री है एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से, वो ऑलरेडी पिछड़ा है। इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझिएगा सर, चूंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये तो दाव हो गया राहुल गांधी का, वो पिछड़ा वाला दाव ही खत्म कर दिया ममता बनर्जी ने। मोदी जो खत्म कर रहे हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ही ओबीसी नहीं है, जगदीप धनखड़ भी ओबीसी हैं। बिल्कुल। और अभी मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ओबीसी बना दिया है। बिल्कुल। तो इनका ओबीसी कार्ड तो ध्वस्त हो चुका है। और बिल्कुल ममता बनर्जी को, उनके सांसदों को जो मिमिक्री कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर के, ममता बनर्जी को तो जाटों के वोट की चिंता नहीं है, उनको तो जरूरत है नहीं वहां पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस को तो जाट वोट चाहिए, राजस्थान में भी चाहिए, हरियाणा में भी चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, और पंजाब में भी सिख जट रहते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक जाट का जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी के एक गैर जिम्मेदारान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वीडियो बना रहे हैं, तो आप क्या इसके इम्प्लीकेशंस से अवगत नहीं है? मतलब ये वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे छिछोरे लड़के गांव के बाहर बैठ करके किसी बुजुर्ग को जो है ढेला मार रहे हों। ठीक बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की सर। मैं एक चीज बताता हूं, देखिए मिमिक्री करना बहुत खराब, मैं इसको नहीं मानता हूं, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए और उनके शारीरिक स्ट्रक्चर का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, मिमिक्री किसी के शब्दों की होती है, किसी के वॉइस की मिमिक्री होती है, किसी के शरीर की मिमिक्री नहीं होती है सर। अगर ये शारीरिक टिप्पणी थी, मिमिक्री भी नहीं थी। और
आपने कहा है छिछोरा हरकत, इन्हीं के पार्टी का एक व्यक्ति जो चुनाव भी लोकसभा के लड़ चुके हैं, कल की पीठ के पीठाधीश्वर ने कहा कि सड़क छाप हरकत है। मैं उनको देख रहा था, जीटीवी पे बैठे हुए थे, किसी ने क्लिप भेजा था, सड़क छाप हरकत। दूसरी महत्वपूर्ण बात सर, ये खुद ही ध्वस्त कर लेंगे, मोदी की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही ध्वस्त कर लेंगे। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कार्ड फेंका, जिस तरीके से केजरीवाल ने कार्ड फेंका, और जो इनकी हरकत है, ये तो खुद ही ध्वस्त कर लिए उस चीज को। तो मोदी के लिए तो कम मेहनत करनी पड़ेगी मोदी जी को, है ना। और उधर देखिए डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया, वो पीएचडी, एलएलबी, एमबीए, अब करिए मुकाबला। उत्तर प्रदेश के तो यादव कहने लगे, अरे यार इसके पीछे हम लोग पागल हैं, वो देखो भाजपा वाले तो एक यादव मुख्यमंत्री बना दिए, यादव सरकार बना दी यार मध्य प्रदेश में, वो भी संघ से निकला हुआ यादव। तो ये भी तो स्ट्राइक कर रहा है ना एक तरफ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। और सबसे बड़ी मजे की बात की, जो डॉक्टर मोहन यादव हैं सर, वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, अंबेडकर नगर के, उनके तो ससुराल में भी सुल्तानपुर में है। और देखिए पूरा मध्य प्रदेश एक्सेप्ट कर लिया उनको, कोई उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये तो खुद ही जाल बिछा रहे हैं, खुद ही उसमें फंस रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा सेटबैक दे दिया राहुल गांधी को। एक तो इनको बता दिया कि तुम नकारे हुए, तुम्हारे बस का नहीं है, एकदम रिजेक्ट कर दिया इनको, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां लड़ाई बनाने की कोशिश क्या है, दलित को। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बनते हैं तो फिर एक कहानी बुनी जाएगी सर, मैं आपको बता रहा हूं, राजनीति में यह बुनी जाएगी कि कांग्रेस को एक दलित प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, किस तरीके से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था कांग्रेस दफ्तर से, वो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। हाँ, चचा केसरी को 98 में जब हाँ इनको सोनिया गांधी को लाना था तो क्या किया था उनके साथ, वो तो बिल्कुल। टॉयलेट में थे, धोती भी नहीं बांध पाए थे, और उनकी नेम प्लेट उखाड़ करके बाहर फेंक दी गई थी, उनको बाहर फेंक दिया गया था। इससे बुरा व्यवहार क्या हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से फंसेंगे, ममता बनर्जी ने इनको अच्छा मतलब फंसा लिया है ठीक कर दिया इनका काम। अब ये जवाब दे। देखिए, अभी मेरे पास एक्चुअल में मैं देख रहा था ट्विटर, और उस पर जो है मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ उपराष्ट्रपति का, सभापति का, और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं, दर्शक भी देखें जरा कि उनकी पीड़ा किन शब्दों में निकल करके बाहर आई है। सुनते हैं। राम राम के ऊपर एक बात है कि बस में एक यंग आदमी जा रहा था, उसके साइड में गांव का एक बुजुर्ग बैठा था। तो उस यंग आदमी ने सिगरेट पीते हुए पूरे के पूरा धुआं ताऊ के ऊपर फेंकता था। ताऊ परेशान था पर कुछ किया नहीं। आखिर में उस युवक ने सिगरेट ऐसी पी कि एक चिंगारी ताऊ की धोती के ऊपर पड़ गई। तब उस बच्चे, उस यूथ को लगा कि मैंने सीमा पार कर दी है। तो उसने कहा, ताऊ तेरा गांव कौन सा है? बोला, क्या पूरे गांव की आग लगाएगा? तो कर दिया सो कर दिया, आगे क्या करना है? पूरा दिन इतना दुखी है, नहीं और क्या करोगे? इसके नीचे एक और वीडियो है, जरा ये भी देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये वो सीन है जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, और अभी अविनाश जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी।
कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। अविनाश जी, ये जी। बयान हमने पहले भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे और बहुत सारे दर्शक ऑलरेडी वो देख चुके होंगे। जो सीन आज क्रिएट हुआ संसद परिसर में, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बयान और दिया था। इन्होंने कहा था कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और लोगों में जबरदस्त गुस्सा है उसको लेकर के। यानी पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ था 13 दिसंबर को, उसको ये जस्टिफाइड करने की बेशर्मी और बेहयाई दिखा रहे थे। प्रफुल्ल पटेल का आज एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसको सिक्योरिटी ब्रीच करना चाहिए, पार्लियामेंट में घुस जाना चाहिए, इस तरह की हरकत करनी चाहिए, फिर तो आप आतंकवादियों को भी जस्टिफाइड करेंगे। और मैंने तो एक वीडियो उसी दिन बनाया था राहुल गांधी के बयान पर कि फिर तो ये अपनी दादी की हत्या को भी जस्टिफाइड कर देंगे कि चूंकि उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया था, सिखों में बहुत ज्यादा रोष था, उनके सिख सुरक्षा कर्मियों ने मेरी दादी की हत्या कर दी, तो ठीक है। इनके पिताजी को भी लिट्टे के आतंकवादियों ने मारा था श्री पेरमदूर में, फिर वो भी जस्टिफाइड हो जाएगा। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं देश की जनता को कि मैं मैच्योर नहीं हूं, मैं संगठन का भुरता बना चुका हूं, भट्टा बैठा चुका हूं, देश अगर मुझे सौंपोगे तो मैं देश की भी ऐसी तैसी कर दूंगा। देखिए सर, राहुल गांधी पता नहीं कब मैच्योर होंगे। मैं तो इसको पिछले 2004 से सुन रहा हूं कि राहुल गांधी अब मैच्योर हो जाएंगे। बस अब हो ही गए हैं। 600 करोड़ खर्च कर दिया गया है राहुल गांधी के ऊपर और इनको सब क्रीम पाउडर लगा दिया गया है, ट्रेनिंग वेनिंग दे दी गई, अब मैच्योर हो जाएंगे। फिर करते करते मैच्योर नहीं हो पाए तो भारत जोड़ो यात्रा में बताया गया अब मैच्योर हो गए, तो पूरा मैच्योर हो गए। लेकिन मैच्योरिटी दिखनी भी चाहिए ना। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी कोई ताले में बंद करने वाली चीज तो है नहीं सर कि आप ताले में बंद कर लीजिए, बैंक में रख लीजिए, किताब में रख लीजिए या कोई सर्टिफिकेट बना लीजिए। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि वो दिखना चाहिए। इनसे कम उम्र का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, पिछले 6 साल से ऊपर हो गया, ठीक, 5 बार सांसद रह लिए। इनसे कम उम्र के बहुत सारे नेता बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इनसे कम उम्र में नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के। ये कब मैच्योर होंगे ये खुद जाने। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी में खासकर राहुल गांधी हो गया या जो गांधी नेहरू परिवार है, इस देश को जागीर समझता है। इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं समझते हैं, इसको जागीर समझते हैं कि मेरे बाप दादा का देश है और मैं जो कहूंगा वो सही होगा। मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको एक बात बताऊं सर, जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे ना, तो कश्मीर में एक बच्चा आ गया था, इनके काफिले के अंदर एक व्यक्ति आ गया था। अरे अमित शाह ये करवाना चाहते हैं, मोदी ये करवाना चाहते हैं, राहुल के साथ कुछ हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और यहां संसद में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है सर, वो उसमें 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो 9 पकड़े गए हैं 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। एक पहले आईएनएलडी की कार्यकर्ता थी और उसके बाद वो कांग्रेस उसने ज्वाइन कर लिया। नीलम, वो बेरोजगार, 42 साल में कौन सी नौकरी मिलती है सर, हैं? और जब वो 32 साल की थी, उससे पहले हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में किसकी सरकार थी? नीलम जो 42 साल की है, 10 साल पहले हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। और कोई भी नौकरी पाने के लिए 21 साल में एलिजिबल हो जाता है, तो 21 साल से लेकर के और 32 साल तक उसको नौकरी क्यों नहीं राहुल गांधी दे पाए? पहली चीज। दूसरी चीज कि बेरोजगार तो बहुत लोग हैं, तो किसी को संसद ना मिले तो अपनी विधानसभा में घुस जाए, विधानसभा नहीं मिले तो नगर पालिका नगर निगम की बैठक में घुस जाए, और कुछ भी ना मिले तो अपने गांव के पंचायत मुखिया कूट दे। फिर भाई वोट तो तुझे हमने भी दिया है। वोट देकर के कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना चुना जाता है, मुख्यमंत्री भी चुना जाता है, बहुत सारे लोग वोट देकर के चुने जाते हैं। राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं। बेसिकली राहुल गांधी अनमेच्योर नहीं है, राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी 4वीं या 5वीं तक मुश्किल से पढ़े हैं। चूंकि कॉन्वेंट के बीच में रहे हैं तो अंग्रेजी 2-4 अक्षर बोल पाते हैं, इसलिए राहुल गांधी को कुछ समझ में आता नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं सर,
जबरदस्ती आप किसी देखिए सर, खच्चर को बहुत पॉलिश करेंगे ना तो घोड़े जैसा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप किसी लोमड़ी को, किसी भालू को, किसी कुत्ते को कितना भी पॉलिश करेंगे वो घोड़ा नहीं हो सकता सर। तो राहुल गांधी पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते हैं। वो कितना भी पॉलिश कर ले, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर ले, पाकिस्तान भी जोड़ ले, उसमें पीओके भी जोड़ ले, उससे होना कुछ नहीं है। और यार मेच्योर और मेच्योर के बीच का जो डिफरेंस है ना, राहुल गांधी को कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, खूब बढ़िया ऐश करने के लिए इन लोगों के पास पैसा है। ये लोग किसी भी तरीके से पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके पार्टी के नेताओं को भले पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राहुल गांधी बिंदास अपने हिसाब से जीने वाले व्यक्ति हैं। उनको देश से भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है देश का। वो जाकर के अमेरिका में कह देते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, यहां कह देंगे कि ये चीजें खत्म हो गई हैं, वहां जाकर के कह देंगे वो चीजें खत्म हो गई हैं। सिक्योरिटी जो संसद की ब्रीच हुई, उसमें नीलम किसके लिए वोट मांगती थी? आपके लिए वोट मांगती थी। वो बंगाल का टीचर था। और सबसे दुख की बात, ये तो अनमेच्योर है, चलिए ये जैसे हैं तैसे हैं ही हैं, मतलब देश देख ही रहा है, लेकिन मैं तो सीनियर जर्नलिस्टों को देख रहा था टीवी पे बैठ करके। बेरोजगार लोग हैं, कोई टीचर है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। क्या आप इस देश के लोगों को कह रहे हैं? तो एक बात ध्यान रखेंगे कि पत्रकार भी नहीं बचेंगे, रहते इसी धरती पे हैं। अगर देश को इस तरीके से उबाल पे लाएंगे ना और इसको जस्टिफाई करेंगे सर, तो रहते वो भी इसी धरती पे हैं, इस धरती के बाहर नहीं रहते हैं। वो इसी देश के प्रांगण में वो भी रहते हैं। कल के लिए उनके साथ ऐसा हो जाएगा तो फिर ये मत दोष देना कि भाई ये बीजेपी वाले हमारे साथ करवा रहे हैं। एक नोटिस पकड़ लेते हैं तो छाती पीटने लगते हैं। और संसद के अंदर घुस करके इतना बड़ा कांड हो गया तो पूछना चाहिए कि राहुल गांधी क्या उनको अंदर जाने में मदद किए थे क्या? स्पष्ट पूछना चाहिए इस चीज को। 350-54 करोड़ धीरज साहू के यहां पकड़ा जाता है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है इस देश में। उसमें मैंने नहीं देखा किसी प्रसून ने और किसी रवीश ने कोई उस पर वीडियो बनाया हो। 354 करोड़ सर, इतनी बड़ी आईटी की रेड, इतना तो कैश कहीं पकड़ा ही नहीं गया। 10-20 करोड़ में हल्ला मच जाता है। भाजपा के एक नेता के यहां 4 करोड़ मिल गया था तो ये लोग दिन भर विधवा विलाप करते थे कि ये हो गया वो हो गया। और 354 करोड़ मीन्स कुछ नहीं। और 3 बार का एमपी है। अडानी पे तो इनको चाहिए चर्चा करने को, लेकिन इनका खुद का एमपी पे नहीं चाहिए। जबकि अडानी तो एमपी भी नहीं है, किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हो, तो बिजनेसमैन है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत ला दो, सबूत नहीं दे पाए, अडानी का शेयर रॉकेट की तरह बढ़ गया। अब अडानी का मुद्दा खत्म हो गया इनके लिए। हर पार्लियामेंट्री सेशन के पहले एक मुद्दा ये पैदा करके लाते हैं जिसकी वजह से संसद न चले। और ये चल रहा है सर 2018 से, तब राफेल आया था, फिर अंबानी था उस समय कि राफेल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को दे दिया गया है, फिर चौकीदार चोर चला, फिर उसके बाद देश में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे आग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, वो चला। फिर राम मंदिर वाला मुद्दा था, उस पर चला, पूरा चलाते थे लोग कि हम फिर से ले लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद मणिपुर पे आपने देखा, उसके बाद आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुला रहे थे अडानी के ऊपर। फिर अब कुछ नहीं था मुद्दा, 3 राज्य भी हार गए थे, वो भी कुछ कहने लायक नहीं थे, कोई सम्मान बचा नहीं था। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, अब इसी पे तब मुद्दा बना दो, संसद नहीं चलने देना है। देखिए सर, संसद के अंदर देश के लोगों ने प्रधानमंत्री चुन करके नहीं भेजा है, सांसद चुन करके भेजा है। और पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वहां पे बिल पे चर्चा होनी चाहिए, वहां पे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं ना सर, आप पूरा पार्लियामेंट की क्लिप उठा करके देख लीजिए, बेरोजगारी पे कितनी चर्चा के लिए कितने प्रश्न पूछे गए। महुआ मोइत्रा से लेकर के टीएमसी के सारे सांसदों से लेकर के, वामपंथियों से लेकर के, समाजवादी पार्टी से लेकर के, बसपा से लेकर के, आरजेडी, जेडीयू, किसी पार्टी ने बेरोजगारी के ऊपर कोई स्थगन प्रस्ताव दिया? कोई शून्यकाल में चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया? कोई प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा गया? नहीं पूछा गया। केवल भाषणबाजी बाहर होती है। तो ये तो अजीब कैरेक्टर है इस देश का। मतलब मैंने तो ऐसा कैरेक्टर ही नहीं देखा पॉलिटिक्स में, संभवतः आप भी नहीं देखोगे, आप तो इतने सीनियर है हम लोगों से, हम लोग तो बच्चे के समान है आपके। प्रश्न तो तब पूछे ना जब कोई हीरानंदानी जैसा आदमी मिल जाए और वो इनको उपकृत करे, तब ये सवाल पूछे। ऐसे कैसे सवाल पूछ ले?
ये भी बात सही है। जो आप कह रहे थे कि जो इंडिया अलायंस के 28 घटक दल हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। कांग्रेस 52 सीटें, डीएमके 24 सीटें, टीएमसी 22 सीटें, जदयू 16 सीटें, वो भी नरेंद्र मोदी के अलायंस में 16 सीटें आई थी। ये कुल मिलाकर के 4 पार्टियों की होती हैं 116 सीटें। और इसके बाद जरा दर्शक नोट करें, समाजवादी पार्टी 5, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, सीपीएम 3, आईयूएमएल 3, सीपीआई 2, जेएमएम 1, आम आदमी पार्टी 1, वीसीके 1, और इसके बाद जो मैं नाम बोल रहा हूं इनके आगे शून्य लगाते जाइए। एमडीएमके, केडीएमके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, सीपीआईएमएल, आरजेडी, आरएलडी, पीडीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वो बट गई है, उसके पास कुछ बचे हैं, बाकी सब शिंदे के पास चले गए। एनसीपी बट गई है, 4 थे, उनमें से आधे उधर आधे इधर, असरानी वाला जो मामला था। आउट ऑफ 22 पार्टीज 8 पार्टीज हैव 0 MP in Lok Sabha, 3 parties have 1 MP each। आप अंदाजा लगाइए, ये लोग इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बने हुए हैं, सबसे लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुख बने हुए हैं, 76% की ग्लोबल रेटिंग है। अभी पी चिदम्बरम ने कहा 2 दिन पहले कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हवा है। 3 राज्यों के चुनाव बताते हैं कि कांग्रेस 5 साल जिस राज्य में सत्ता में रह लेती है उसको भी संभाल नहीं पाती और पब्लिक लात मार करके बाहर निकाल देती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सत्तारूढ़ होती है वहां रिपीट करती है। ये अपवाद हैं जो कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, वरना आमतौर पर वो रिपीट करती है। ऐसे में इनका ये कहना इस इंडिया अलायंस की बैठक में कि साहब राज्य स्तर पर हम सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है बनाएंगे, आपको क्या लगता है अविनाश जी? आप तो की फैक्ट के जरिए भी बहुत शोध करते रहे, काम करते रहे, इसके अलावा भी आप संस्थाओं से जुड़े रहे जो जमीन पर जाकर के काम करने वाली होती हैं। कौन से राज्य हैं जहां इनका गठबंधन हो जाएगा या सीट शेयरिंग का मामला सिरे चढ़ जाएगा? कौन इनको अपना स्पेस देगा कि आइए प्लीज, रेड कारपेट बिछा रहे हैं और आप लड़िए और हम घाटे में रह जाएंगे? कौन से ऐसे स्टेट? एक भी राज्य नहीं सर, सिंगल स्टेट नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बिहार में लालू और नीतीश में आपस में लड़ाई है कि किसको कितनी सीटें चाहिए। कांग्रेस तो दया पे है इन लोगों के, बंगाल में कांग्रेस दया पे है, वामपंथी इनके साथ नहीं जाएंगे। वामपंथी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक गठबंधन में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे सर, नहीं रहेंगे। और सुनिए, डी राजा ने और विजयन ने, केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी अगर भाजपा को हराना चाहते हैं तो भाजपा जहां मजबूत है वहां से जाकर के एमपी का चुनाव लड़ें, वायनाड छोड़ें, वायनाड पे वो कैंडिडेट उतारेंगे तो केरल खत्म, वामपंथी ये दोनों जगह वो खत्म। नॉर्थ ईस्ट में इन लोगों का कोई बेस बचा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा सीटें भी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा, ये तो एक घटनाक्रम है। राजस्थान में आप किसी के साथ अलायंस में रहेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, वहां कोई संभावना ही नहीं बन रही है। हरियाणा में किसी अलायंस की कोई संभावना ही नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी आपको देगी नहीं, उसी से पूछना पड़ेगा 1-2 सीटें देगी कि 3 सीटें देंगी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश, वो तो भटिंडा में कहा है कि 13 की 13 जो है आम आदमी पार्टी की झोली में डालिए आप। आप तो मतलब मैं कह रहा हूं अगर देगी भी तो 2-1 सीटें दे देगी। और कौन सी सीटें देगी? देखिए, अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली को छोड़ करके वो सीटें दी है ना,
जो जीत ही नहीं सकते, ये कुछ भी कर लें। अब बताइए, मोदी वाली सीट अगर दे दी जाए कांग्रेस को तो गिनती में तो एक सीट हो जाएगी, या लखनऊ की सीट दे दी जाए तो गिनती में तो एक सीट हो जाएगी, नो डाउट। लेकिन उस पे जीतने की प्रोबेबिलिटी कहां बन रही है? वो तो बन ही नहीं रही है ना आपके यहां। दूसरी चीज कि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी को निगलेक्ट करने के लिए इनके पार्टी के अंदर के नेता भी तैयार है और इस अलायंस के नेता भी तैयार है। लेकिन इसी अलायंस में राहुल गांधी के हमदर्द भी हैं, तो वो तो क्लैश करेगा सर, आप मान लीजिएगा। और नीतीश कुमार ने एक बात कही थी जब जीतन राम मांझी को पार्टी से निकाला था, बड़ी मार्के की बात थी सर वो। उन्होंने कहा था कि भैया हमने जीतन राम मांझी को इसलिए निकाला कि एनडीए अलायंस का जो मीटिंग होती उसमें जो बातें होती ये जाकर के मोदी और अमित शाह को बता देता। लेकिन जितनी भी एनडीए अलायंस की मीटिंगें हुई हैं उसमें मोदी का एक आदमी जरूर बैठा था, हर अलायंस में। मतलब उस अलायंस में मोदी का एक, हाँ मतलब एक आदमी तो रहता ही रहता है जो वहां से जाकर के बता देता है क्या क्या हुआ है। तीसरी चीज है सर, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी 13-14 लोगों की, याद होगा आपको। उस कमेटी ने पहला प्रस्ताव पास किया था कि फला 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 पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देना है, बुलाने पे नहीं जाना है। लेकिन कमलनाथ ने इंटरव्यू दिया, अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया, रामगोपाल ने इंटरव्यू दिया, ममता बनर्जी ने इंटरव्यू दिया, सबने इंटरव्यू दिया उन पत्रकारों को। तो ये तो अलायंस की स्थिति है। कन्वेयर नहीं डिसाइड कर पाए, 4-4 मीटिंग में सीट शेयरिंग नहीं डिसाइड कर पाए, और कोई क्यों अपनी सीटें देगा? अखिलेश यादव को पता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला हूं, ममता बनर्जी को पता है मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं क्यों दूं? और अधीर रंजन और ममता बनर्जी के बीच में जो वाक युद्ध होता है, चाहे उपचुनाव का समय हो चाहे उसके बाद का समय हो, आपको क्या लगता है सर अलायंस होगा? मतलब ये अलायंस कर भी लें अगर ना, तो भी बीजेपी का फायदा हो जाएगा उसमें, क्योंकि मोदी जी तो एक ही बात है, भाइयों बहनों मित्रों एक अकेला सब पे भारी, और देखिए सारे चोर इकट्ठा हो गए मोदी को हराने के लिए। क्या करें? जनता कहेगी इसी को दे दो भाई, ये खिचड़ी वाली सरकार चाहिए नहीं। खिचड़ी सरकार नहीं बनेगी सर 2024 में, मैं आपके चैनल पे कह दे रहा हूं स्पष्ट, बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। तो कांग्रेस तो पहले सबसे पहले पूर्ण बहुमत लायक सीटें इस अलायंस से मांग ले, और कांग्रेस भी चाहेगी कि मैं जीतने वाली सीट मांगू, सपा भी चाहेगी कि मैं जीतने वाली सीट मांगू। तो फिर किसके लिए कौन बलिदान देगा और क्यों देगा? इस मीटिंग में भी कुछ डिसाइड नहीं होगा सर, आप देख लीजिएगा अंत में। अभी ये दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में सब सीख कबाब वबाब चल रहा है, वहां पे सब दाल मखनी छोले भटूरे चल रहे हैं। जैसे जैसे अपने राज्यों में वापस जाएंगे उसके बाद इनका रूप देखिएगा, फिर वहां से निकलेगी नई नई बातें। और कांग्रेस चालू पार्टी है तो भाजपा तो क्लिप रखी हुई है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, नमस्कार।